दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक बेहद प्यारी सी कहानी लेकर। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की कहानी है बनावटी रिश्ता। मुझे न जाने क्या हो जाता है, मैं मन ही मन सविता की खूबसूरती से ईर्ष्या करने लगती हूँ। हालांकि मैं और सविता आपस में अच्छी दोस्त हैं। हमारे पतियों की भी आपस में काफ़ी बनती है और बच्चों की भी आपस में काफ़ी दोस्ती है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं। मेरा और सविता का परिचय विवाह पूर्व का है। हम दोनों शहर के एक ही मोहल्ले की हैं। हम दोनों ही युवतियाँ मोहल्ले के मनचले युवकों की धड़कनें हुआ करती थी। लोगों को यह बता पाना मुश्किल था कि हम दोनों में से कौन अधिक सुंदर है। संयोग देखिए, हम लोगों का विवाह भी एक ही साथ एक ही शहर में, यहाँ तक कि एक ही मोहल्ले में हुआ है। तारीख भी एक ही, बस महीने में फ़र्क था। मेरी शादी जनवरी में हुई थी तो सविता की शादी फरवरी में। शादी के बाद मोहल्ले वालों को भी यह बता पाना मुश्किल होता था कि कौन बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज हम लोगों की शादी हुए 15 साल हो गए हैं। हम दोनों के ही 3-3 बच्चे हैं। पर इस समय के अंतराल ने जहाँ मुझ में काफ़ी परिवर्तन ला दिया है, वही सविता के यौवन और सौंदर्य को मानो समय से कोई मतलब ही ना हो। कैसे संभाल के रखा है उन्होंने अपनी इस खूबसूरती को, कुछ समझ में नहीं आता है। और उनके पति योगेश आज भी उनके उतने ही दीवाने हैं जितने 15 साल पहले थे। उनका अपना खुद का अच्छा खासा बिजनेस है, पर ऑफिस जाने तक वे अपना पूरा समय केवल सविता के साथ ही व्यतीत करते हैं। ऑफिस से भी 2 बार फ़ोन अवश्य करते हैं। जब तक उनका फ़ोन नहीं आता सविता लंच नहीं लेती, और फिर ऑफिस से आने के बाद तो दोनों की जोड़ी हर समय एक साथ ही दिखाई देती है। यदि कहीं किसी जगह केवल महिला कार्यक्रम का आयोजन होता तो आयोजन समाप्त होने से पूर्व ही योगेश वहां पर उन्हें लेने के लिए मौजूद होते। इस बात का उनका काफ़ी मजाक भी बनता, जिसे सुनकर सविता के गाल शर्म के मारे लाल हो उठते। इधर मेरे पति का यह हाल था कि एक तो वे ठहरे डॉक्टर, और वे भी दिल के, यानी व्यस्तता का कोई अंत ही नहीं था। रात में भी मरीज उनकी जान नहीं छोड़ते थे। अक्सर कोई न कोई इमरजेंसी केस लगातार अस्पताल में आता ही रहता था। इसीलिए पार्टियों में भी अक्सर मुझे अकेले ही जाना पड़ता था। हालांकि रितेश और सविता मेरे साथ हमेशा हुआ करते थे, पर उस प्रेमी युगल की गुटरगू मुझे मन से एकदम अकेला कर देती थी। मुझे इस सब का कारण उनकी बेइंतहा खूबसूरती ही लगती, पर उनकी खूबसूरती का राज क्या है, ये जानने की उत्सुकता मुझे ही नहीं पूरे के पूरे मोहल्ले की महिलाओं को रहती थी। तभी तो एक दिन महिला कार्यक्रम में एक महिला ने उनसे आखिर पूछ ही लिया, सविता जी, आखिर आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है, ज़रा हमें भी तो बताइए। और आपके इसके लिए क्या क्या करती हैं, ये आज आपको बताना ही पड़ेगा। सविता शर्माते हुए बोली, कुछ भी नहीं। हाँ, कभी कभार अगर थोड़ी सी मोटी हो जाती हूँ तो मुझे तो पता नहीं चलता, पर इन्हें एकदम से जल्दी से पता चल जाता है, और ये तुरंत कहते हैं कि आजकल तुम्हारा वज़न कुछ ज़्यादा हो गया है। तब मैं 2-4 दिन के लिए इनके साथ वॉक पर चली जाती हूँ और फिर सब ठीक हो जाता है। मेरा वज़न भी कम हो जाता है और मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। मैं कभी कभी इनसे पूछती भी हूँ कि आपको कैसे पता चल जाता है, तो ये कहते हैं कि जाने मन, तुम्हारी छवि मेरे आँखों और दिल में इस कदर बसी हुई है कि उसमें ज़रा सा भी परिवर्तन मुझे तुरंत समझ में आ जाता है। भाई वाह, नज़रें ना हो गई, एक्सरे मशीन हो गई। अब मेरी समझ में आ गया है कि सविता की खूबसूरती का राज क्या है। मेरी माँ कहा करती थी कि जिस स्त्री का पति उसे अधिक प्यार करता है उसके चेहरे पर एक अजीब सा सौंदर्य रहता है, और सविता शायद उसी सौंदर्य की स्वामिनी है। मैंने घर जाकर अपने स्थूल होते शरीर को देखा और अपनी उपेक्षा का अनुभव किया। रात को मैंने अपने पति का ध्यान आकर्षित करते हुए पूछा, सुनिए, मैं मोटी हो गई हूँ ना? उन्होंने मेरी ओर ध्यान से देखकर कहा, नहीं तो। मैं उनके उस उत्तर पर गुस्से से बिफर उठी। क्या खाक नहीं, पता है इन 15 सालों में मेरा वज़न लगभग 5 किलोग्राम बढ़ गया है।
पर आपको क्या, आपको मेरी कोई परवाह क्यों होने लगी? आपके घर का काम सुचारू रूप से जो चल रहा है। एक सविता है, उनको देखिए ज़रा, उनके पति को उनका इतना ध्यान रहता है कि 500 ग्राम वज़न भी बढ़ जाए तो वे उसे बताते हैं, और आप 5 किलोग्राम वज़न बढ़ने पर भी कह रहे हैं कि नहीं तो। मेरे पति बोले, वज़न बढ़ गया है तो क्या हुआ, कोई बीमारी तो है नहीं। 15 वर्ष पूर्व तुम नववधू थी, अब गृहिणी और किशोर होते हुए बच्चों की माँ हो। हर उम्र की एक गरिमा होती है, इसमें परवाह ना करने वाली बात कहाँ से आ गई? मुझे तो यह गलत नहीं लग रहा। तुम तो मुझे हर समय हर अवस्था में अच्छी लगती हो, मेरे दिल के बिल्कुल करीब हो तुम। मैं अपने पति की इस बात पर चुप तो हो गई, पर मेरे मन में ये बात अच्छे से घर कर गई कि सविता का पति उसे बहुत प्यार करता है, और इसका उदाहरण मुझे समय समय पर लगातार मिलता रहता। अगर मैं कभी बच्चों के स्कूल न जाने पर बच्चों की एप्लीकेशन देने सुबह सुबह उनके घर जाती तो वे मुझे एक खूबसूरत नाइटी पहने हुए करीने से तैयार हुई मिलती, जबकि सुबह की व्यस्तता के चलते मैं पूरी तरह से अस्त व्यस्त ही रहती। जब मैंने फिर उनसे इसका कारण जानना चाहा तो उसी मोहक मुस्कान से मुझे उत्तर मिला, सुबह की चाय यही बनाते हैं, कहते हैं कि फ्रेश होकर जल्दी तैयार होकर आ जाओ। तैयार होकर इनके हाथ से चाय का कप लेती हूँ, चाय पीकर फिर मैं बच्चों की तैयारी में लग जाती हूँ। बस यही है इसका राज। सुबह चाय की उम्मीद करना तो इनसे व्यर्थ ही था, पर एक दिन मैं थोड़ा जल्दी उठकर पहले तैयार हुई और फिर चाय का कप लेकर चुपचाप इनके पास गई तो ये मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। सुबह सुबह तैयार क्यों हो गई? क्या तुम्हें कहीं जाना है या कोई आने वाला है जो मुझे पता नहीं हो? मैं इनकी इस टिप्पणी पर नाराज़ हो गई और बोली, क्यों, क्या तैयार होकर कोई गुनाह कर लिया क्या मैंने? यह कहने के साथ ही मेरी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। ये देखकर मेरे पति बोले, भाई ऐसा भी मैंने क्या कह दिया कि तुम अचानक से रोने लगी? मैं अपने रोने का कारण जब तक इन्हें समझाती उससे पहले ही अस्पताल से फिर से एक इमरजेंसी कॉल आ गई और ये अस्पताल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। एक बार की बात है, सविता बीमार पड़ी तो मैं उन्हें वहाँ पर देखने गई थी। आप विश्वास कीजिए कि ऐसा लग रहा था कि पिक्चर की शूटिंग होने वाली हो। बढ़िया से बिस्तर पर करीने से कपड़े पहने और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए वे वहीं पर लेटी हुई थी। चेहरे पर बुखार की तपिश ज़रूर लग रही थी, पर वह भी उनकी सुंदरता को द्विगुणित कर रही थी। मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उन्हें तपाक से पूछ ही लिया, आप बीमारी में भी तैयार रहती हैं? अजीब बात नहीं है? इसका उत्तर मुझे उनसे उनके चिर परिचित अंदाज में ही मिला। ये कहते हैं, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे लगातार हमेशा तैयार रहना पड़ता है। सविता के बाद मैं भी एक दिन बीमार पड़ी तो मैंने सोचा कि मैं भी सविता की तरह सच संवर कर रहूं, पर वायरल की कमज़ोरी की वजह से मुझसे तो उठा भी नहीं गया। मैं इनसे बोली, चेहरा बहुत ख़राब लग रहा है ना? ये बोले, नहीं तो। मैं झुंझलाई, नहीं तो क्या? मैं शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ और आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं नहीं तो। ये बोले, तो क्या कहूँ? अरे बीमार हो तो बीमार लग रही हो, ठीक हो जाओगी तो फिर से पहले की तरह से अच्छी और प्यारी लगोगी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इस पर मुझे एक और वाकया याद आ गया। मैं सारी शॉपिंग भी अकेले ही करती थी शुरू से ही, पर अकेले साड़ी खरीदना बहुत ज़्यादा खल जाता। लगता कोई तो बताने वाला हो कि मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा, पर इनके पास समय कहाँ होता है। एक दिन मैंने सविता से अपनी परेशानी बताई तो वे बोली, कल हम दोनों एक साथ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं उन लोगों के साथ चली तो गई, पर मन ही मन कुढ़ती रही। सविता कोई साड़ी पसंद करके अपने ऊपर रखकर योगेश को दिखाती तो वे उसके बारे में अपनी राय बताते हुए कहते, नहीं जानू, ये तुम पर ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, यह बहुत अच्छी लग रही है, आदि आदि। रितेश को ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को 10-12 साड़ियाँ ब्राइट कलर की दिलवाईं। मैं इतने ब्राइट कलर नहीं पहनती, पर उन दोनों ने ज़िद करके
मुझे भी 2-3 साड़ियाँ ब्राइट कलर की ही दिलवा दी। मैंने उनसे कहा भी मैं ब्राइट कलर नहीं पहनती हूँ, पर वे लोग बोले क्यों नहीं पहनती, अभी आपकी उम्र ही क्या है, ये कलर्स आप पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और फिर ब्राइट कलर पहनने से तो इंसान की उम्र भी कम दिखती है। मैं उनके कहने पर उन साड़ियों को घर ले आई, पर जब उन्हें अपने पति को दिखाई तो वे मुझसे बोले किसी को देने के लिए लाई हो क्या? मैंने कहा मतलब? वे बोले तुम इतने ब्राइट कलर्स जो नहीं पहनती हो, इसीलिए मैंने पूछ लिया। पहले नहीं पहनती थी तो क्या अब भी नहीं पहन सकती? अरे हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर पहनो। सविता पहनती है कि नहीं? और वैसे भी हम दोनों हम उम्र ही तो हैं। मेरी इस बात पर वे ज़ोर से हंस पड़े। ठीक है, ये बात है तो पहनो भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन मैं उन साड़ियों को नहीं पहन पाई। जब भी पहनने का मूड बनाती तो लगता मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगेंगी। हम उम्र होने से क्या हुआ? सविता की बात और है। 3-4 महीने पहले वे अचानक से सीढ़ियों से गिर पड़ी। हाई हील सैंडल पहने हुए थे, बैलेंस बिगड़ गया, कूल्हे और दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया, बिस्तर से हिलना डुलना पूरी तरह से मना हो गया। रितेश बड़े मनोयोग से पत्नी की सेवा करते रहते। हम लोग भी जब तब उनका हाल चाल लेने जाते रहते। कुछ समय बाद उनकी हड्डी तो जुड़ गई, पर शायद लेटे रहने की वजह से अथवा अच्छी सेवा के कारण वे थोड़ी सी स्थूल हो गई थी, यानी कि थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी। मैं जब उनका हाल चाल लेने जाती तो वे अपनी स्थूलता के कारण चिंतित दिखाई देती। मैं उन्हें लगातार समझाती, आप इतनी मोटी नहीं हो गई हैं, और फिर जब आप सामान्य जीवन जीने लगेंगी तो फिर से छरहरी काया की स्वामिनी हो जाएंगी। इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? मेरी बात पर वे फीकी हंसी हंस देती। समय बीतता गया, उनका जीवन सामान्य हो गया था, पर स्थूलता में खास परिवर्तन नहीं आया था। एक दिन दोपहर में मैं उनके घर गई। काफ़ी गपशप होती रही। उनकी सास भी आकर हमारे साथ बैठ गई। नौकर चाय नाश्ता ले आया। नाश्ते में गुलाब जामुन भी थे, और वे भी घर के बने हुए। सविता की प्रिय डिश जिसे बनाना और खाना दोनों ही उन्हें अत्यधिक प्रिय था। नौकर जब उनको गुलाब जामुन देने लगा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बोली थोड़ी चीनी और चिकनाई कम कर दी है मैंने, दिन पर दिन बैठे बैठे मोटी जो होती जा रही हूँ। मैंने उनसे कहा ऐसा भी क्या, ये तो आपकी प्रिय डिश है ना, लीजिए ना, थोड़ा तो लीजिए। मेरे उनकी सास के आग्रह करने पर उन्होंने गुलाब जामुन ले लिए। अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि सामने से रितेश बाहर से आ गए। सविता को गुलाब जामुन खाते देखकर वे अचानक से गुस्से से तमतमा गए। तुम गुलाब जामुन खा रही हो? कितनी बार कहा है कि ज़बान पर कंट्रोल रखा करो। और माँ, तुमसे भी मैंने कह रखा था ना कि देखा करो कहीं ये मीठी और चिकनी चीज़ें तो नहीं खा रही। आपका भी ध्यान नहीं गया क्या? मैं थोड़ा किनारे पर बैठी थी, शायद इसलिए उनकी नज़र अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। अचानक जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वे ज़रा से संभल गए और शायद थोड़े लज्जित भी हुए। अपने स्वर को मृदु बनाकर वे बोले, जानू, तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहा हूँ, डॉक्टर ने मना किया है ना। और फिर वे चुपचाप भीतर चले गए। मैं पूरी घटना से एकदम अचकचा गई थी। रितेश जी का इतना गुस्सा मेरे लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। मैंने कभी उन्हें इस रूप में देखा ही नहीं था। मैंने सविता से सवाल पूछा, क्या हुआ है आपको? डायबिटीज़ वगैरह हो गई है क्या? सविता, जो अपने पति के व्यवहार पर एकदम क्रोधित थी, बोली, डायबिटीज़ नहीं, मोटापा हुआ है, मोटापा। अब क्या करूं अगर मोटी हो गई हूं तो? डॉक्टर कहते हैं 35 साल के बाद औरतें थोड़ी बहुत मोटी हो जाती हैं, और फिर दवा का भी तो साइड इफ़ेक्ट है ना। हाँ, थोड़ा बहुत मीठे और चिकनाई का त्याग करने से नियंत्रण हो सकता है। इसी कारण मुझे मीठी और चिकनी चीज़ें छूने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मन मसोच के रह जाती हूँ इन चीज़ों के लिए। केवल उबला खाना, भला ये भी कोई ज़िंदगी है? और सविता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं उसके पति का चेहरा मायूस होते लगातार देखती रही। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे रितेश जैसा पति बिल्कुल नहीं दिया। इससे तो मेरे डॉक्टर जी भले, कम से कम दिल से मेरी इज्जत
और प्यार तो करते हैं। राम बचाए ऐसे खोखले रिश्तों से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और फिर कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और कौन सी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।